कक्षा 11 भूगोल के प्रिय विद्यार्थीगण, आपके भूगोल की इस वर्चुअल कक्षा में छठा अध्याय लेकर के फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। छठे अध्याय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे और वो टॉपिक है अपक्षय। मैंने लेसन की शुरुआत में आपको बताया था कि चट्टानों का जो न्यूनीकरण होता है, यानी चट्टानों की जो काट छांट होती है, टूट फूट होती है, उसमें कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, अपक्षय, अपर्दन और परिवहन। तो हम लोग सबसे पहले अपक्षय पढ़ने जा रहे हैं। अपक्षय का अर्थ है चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूट फूट कर बिखर जाना। यानी अपक्षय की क्रिया भूतल के पदार्थों पर भूमंडलीय तत्वों द्वारा की गई क्रिया होती है। अपक्षय के लिए निश्चित रूप से कुछ कारक जिम्मेदार होते हैं जो चट्टानों को ढीला बनाते हैं, जिससे चट्टानें अपने ही स्थान पर टूट फूट कर बिखर जाती हैं। इन कारकों में सबसे महत्वपूर्ण होता है जलवायु कारक, साथ ही साथ स्थलाकृतिक तथा वानस्पतिक कारक भी जिम्मेदार होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जलवायु कारक होता है। और अपक्षय की जो क्रिया होती है वो, या अपक्षय के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार से अपक्षय होता है, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो अपक्षय के प्रकार, अपक्षय आपने जान लिया। अपक्षय के प्रकार में आप देख रहे हैं कि अपक्षय 3 प्रकार से संपन्न होता है। अपक्षय का एक कारण है रासायनिक अपक्षय, दूसरा प्रकार है भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, और तीसरा है जैविक अपक्षय। तो आज के इस लेक्चर में हम बारी बारी जब इन अपक्षय के बारे में, अलग अलग प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे तो हमको पूरी रूपरेखा पता चल जाएगी, पूरी रूपरेखा के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि अपक्षय की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग रासायनिक अपक्षय की बात करते हैं। बच्चों, जब आप कक्षा 11 में भूगोल चॉइस कर रहे थे तो मैंने उसी समय कहा था कि भूगोल एक विज्ञान है और विज्ञान के अलग अलग जो रूप हैं उन सब का अध्ययन कुछ न कुछ भूगोल में किया जाता है। तो आज इस अपक्षय की प्रक्रिया में जब आप रासायनिक अपक्षय की बात समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि साइंस का जो रसायन विज्ञान है वो आज हम कुछ न कुछ उसके अंश को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आइए बात करते हैं रासायनिक अपक्षय की। रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत 4 क्रियाएं होती हैं। 4 क्रियाएं क्या है, मैंने यहाँ पे एरो के माध्यम से आपको दिखाया है। विलयन या घोलीकरण, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन या जल योजन और ऑक्सीकरण। ठीक है, ये 4 क्रियाएं सामूहिक रूप से कार्य करती हैं, जिससे चट्टानों का विघटन होता है। ये शैलों के अपघटन का मतलब होता है उनको ढीला बनाना, शैलों को ढीला कर देना। अपघटन के साथ साथ विलयन यानी उनको घोल देना, और न्यूनीकरण का कार्य करते हैं। न्यूनीकरण का मतलब होता है कि चट्टानों का कम हो जाना। निश्चित रूप से जब चट्टानें ढीली होंगी, कटेंगी, घुलेंगी, तो चट्टानें कम हो जाएंगी। ये सारे कार्य सामूहिक रूप से ये प्रक्रिया के माध्यम से संपन्न होता है, जिसको हम रासायनिक अपक्षय कहते हैं। तो रासायनिक क्रिया द्वारा सूक्ष्म अवस्था में ये परिवर्तन होता है। रासायनिक अपक्षय में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जल तथा वायु में उपस्थित ये गैसें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा शैलों के संगठन और संरचना में परिवर्तन करती हैं, जिसके कारण शैलें टूट जाती हैं। रासायनिक अपक्षय जिन रूपों में होता है, आइए अब हम उन रूपों को बारी बारी से जानते हैं। तो पहला है विलयन या घोलीकरण। विलयन यानी कि घुल जाना, समझ रहे हैं? विलयन का मतलब होता है घुल जाना। या घोलीकरण शब्द भी स्पष्ट रूप से यह संकेत देता है कि घुल जाना। जल के संपर्क में आने पर
चट्टानों के अनेक घुलनशील पदार्थ होते हैं। घुलनशील माने जो घुल जाए, पानी में घुल जाए, ऐसे अनेक पदार्थ चट्टानों में होते हैं। ऐसे अनेक खनिज पदार्थ उन चट्टानों में होते हैं जो पानी के संपर्क में आते ही घुल जाते हैं। यही विलयन है, समझ रहे हैं? यानी ठोस पदार्थों का घोल में घुल जाना, मिल जाना, इसी को विलयन कहते हैं। नाइट्रेट, सल्फेट और पोटेशियम जैसे खनिजों से घुलनशील चट्टानें बनती हैं। ये आप समझ लीजिए, आपने चट्टानों के क्रम में इसको समझा भी है। तो नाइट्रेट, सल्फेट और पोटेशियम ये ऐसे खनिजों का जो की संरचना होती है वो इन्हीं से संपन्न होती है। ठीक है, तो ये घुलनशील चट्टानें इन्हीं से बनती हैं जो इस प्रक्रिया से अधिक प्रभावित होती हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट जो चूना पत्थर में विद्यमान होता है, जो कार्बनिक एसिड मिले हुए जल में घुलनशील होता है, ये पानी में एक घोल के रूप में प्रवाहित हो जाता है। यही कारण है कि चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में विलयन यानी कि घोलीकरण का कार्य अधिक बड़े पैमाने पर होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि घोलीकरण या विलयन ये एक महत्वपूर्ण रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का अपक्षय होता है। ठीक है, आइए अब हम दूसरी प्रक्रिया देखते हैं जिसको हम कहते हैं कार्बोनेशन। कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप आज भूगोल में रसायन विज्ञान के प्रमुख तत्वों को पढ़ रहे हैं। कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के खनिजों से प्रतिक्रिया से जो परिणाम निकलता है उसे कार्बोनेशन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का संपर्क जब जल से होता है तो अनेक प्रकार के कार्बोनेट्स बनते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। कार्बोनिक एसिड में कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट घुले होते हैं जिससे काष्ठ स्थलाकृति, जिसे हम भूमिगत गुफाएं भी कहते हैं, काष्ठ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है काष्ठ क्षेत्रों में जहां पर कार्बोनेशन की प्रक्रिया बड़े पैमाने पर संपन्न होती है। ठीक है, आइए अब हम तीसरी प्रक्रिया की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं हाइड्रेशन या जल योजन। जल के रासायनिक योग को ही जल योजन कहते हैं। जब चट्टानों का संपर्क जल से होता है तो जल के हाइड्रोशन से चट्टानों के खनिजों पर हाइड्रेशन की क्रिया यानी जल योजन की क्रिया होती है। अर्थात जल योजन की क्रिया का मतलब होता है कि जो चट्टानें होती हैं वो जल को सोख लेती हैं। चट्टानें जब जल को सोख लेती हैं तो उनका आयतन बढ़ जाता है और जिससे वो टूट फूट कर बिखर जाती है। ठीक है, अब हम चौथी प्रक्रिया की बात करते हैं जिसे कहते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या है आइए जानते हैं। ऑक्सीजन का जब खनिजों से संपर्क होता है तो इससे ऑक्साइड का, हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। इसे ही ऑक्सीकरण कहते हैं। समझ रहे हैं ना? जब जल खनिज से संपर्क करता है तो इससे ऑक्साइड का, हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। इससे ही इस प्रक्रिया को ही हम ऑक्सीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में लौह, मैग्नीज तथा गंधक जैसे खनिज शामिल होते हैं। लोहे में जो जंग लगता है, आपने देखा होगा, लोहे में जंग लगता है, लोहे का रंग बदल जाता है, ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से ही संपन्न होता है। जब चट्टानों पर यह प्रक्रिया ऑक्सीकरण की होती है तो चट्टानें इससे कमजोर हो जाती हैं। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन के योग से उत्पन्न हुए व्यावधान के कारण ही शैलें टूटती रहती हैं। समझ रहे हैं? तो अपक्षय की प्रक्रियाएं
ये जितनी भी मैंने आपको बताया अपक्षय की ये 4 प्रक्रियाएं, ये सब अंतर संबंधी होती हैं, माने एक दूसरे से संपर्क, एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करती हैं, जिससे चट्टानों पर अपक्षय की क्रिया संपन्न होती है। जल योजन, कार्बोनेशन और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया साथ साथ चलती है, जिससे अपक्षय की प्रक्रिया तीव्र गति से संपन्न होती है। तो बच्चों, रासायनिक अपक्षय से जुड़ी जो प्रक्रियाएं थी वो आपने समझ लिया। अब आइए हम लोग भौतिक या यांत्रिक अपक्षय की बात करते हैं। भौतिक अपक्षय के अंतर्गत चट्टानों की जो टूटन या विघटन होता है वो भौतिक कारकों से होता है। भौतिक कारक कौन कौन से हैं? आप जानते हैं, तापमान, वर्षा, पाला, कोहरा, ये सब भौतिक या यांत्रिक कारक हैं। इस यांत्रिक अपक्षय में चट्टानों में लगातार संकुचन और विस्तार, संकुचन और विस्तार यानी सिकुड़ना चट्टानों का और फैलना, इससे चट्टानें कमजोर होती हैं और असंख्य छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती हैं। क्या चट्टानें सिकुड़ती फैलती भी हैं? जी हाँ, ये भौतिक कारकों के कारण होता है। आइए हम इन चारों प्रक्रियाओं के अध्ययन से इसको और ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। पहला है भार विहीनीकरण एवं विस्तारण। भार विहीनीकरण समझ रहे हैं? भार का कम हो जाना या भार का खत्म हो जाना। भार विहीन, जिसमें कोई भार या दाब ना हो। दूसरी चीज है विस्तारण, यानी विस्तृत हो जाना, फैल जाना। तो अब आप देखें, निरंतर अपर्दन से धरातल की जो ऊपरी शैलें होती हैं उनका भार कम हो जाता है। अपर्दन की प्रक्रिया होती है, ऊपर से चट्टानें हटती रहती हैं, इससे जो ऊपर की शैलें होती हैं उनका भार कम हो जाता है। इससे शैलों की ऊपरी परत जो होती है वो विस्तारित हो जाती है, फैल जाती है। ऊपरी चट्टानें टूटने से निचली चट्टानों पर जो उसका दबाव या भार होता है वो कम हो जाता है। इससे क्या होता है, भार या दबाव निचली चट्टानों पर जब ऊपर की चट्टानों के हट जाने, विस्तारित हो जाने से कम हो जाता है, तो इससे चट्टानों में दरार पैदा होती है और इस दरार के फलस्वरूप क्या होता है, चट्टानों का विखंडन हो जाता है, यानी चट्टानें टूट फूट जाती हैं। ठीक है, तो भार विहीनीकरण और विस्तारण ये भौतिक अपक्षय का एक महत्वपूर्ण रूप है। अब हम दूसरे प्रक्रिया की बात करते हैं, वो है ताप परिवर्तन। आप जानते हैं दिन में सूर्य ताप बहुत तेज होता है। सूर्य की तपिश यानी सूर्य की गर्मी से क्या होता है, जो खनिज युक्त शिलाएं हैं, चट्टानें हैं, वो फैलती हैं। अभी अभी मैंने ऊपर बताया कि चट्टानें फैलती और सिकुड़ती हैं, तो ये सूर्य के प्रकाश से होता है। सूर्य का बेहद तेज और गर्म प्रकाश जब चट्टानों पर पड़ता है तो उनके खनिज तत्व फैलते हैं, यानी चट्टानें फैलती हैं। जब चट्टानें फैलती हैं तो चट्टानों का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। और इसी बीच शाम हो जाती है, रात हो जाती है, सूर्य डूब जाता है और रात में जब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो चट्टानें फिर सिकुड़ती हैं। गर्मी से फैलती हैं और ठंड से सिकुड़ती हैं। तो जब गर्मी से चट्टानें फैलती हैं तो चट्टानों का आयतन बढ़ जाता है और रात में जब ठंडक पड़ने लगती है तो चट्टानें सिकुड़ती हैं, जिससे उनका आयतन कम हो जाता है। इस तरह निरंतर बार बार रोज रोज चट्टानों के फैलने और सिकुड़ने से वो चट्टानें ढीली पड़ जाती हैं, उनमें दरार पड़ जाती है और वो चटक कर टूट जाती हैं, टूटकर बिखर जाती हैं। शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र या ऊंचे प्रदेश
में इस ताप परिवर्तन से चट्टानों का अपक्षय यानी भौतिक अपक्षय सबसे ज़्यादा होता है। क्यों ऐसा होता है ये भी आपको जानना चाहिए। क्योंकि शुष्क या उच्च स्थान वाले जो प्रदेश है वहाँ तापमांतर अधिक होता है। तापमांतर अधिक का मतलब क्या हुआ, दिन और रात के तापमान में अंतर होना। यानी उन क्षेत्रों में जहां दिन बेहद गर्म और रातें बेहद ठंडी होती हैं वहां पर इस तरह की प्रक्रिया यानी कि ताप परिवर्तन के फलस्वरूप चट्टानों का विखंडन अधिक होता है। ठीक है, चलिए अब आइए देखते हैं तीसरी प्रक्रिया भौतिक अपक्षय के अंतर्गत, वो है हिमकरण पिघलन। हिमकरण का मतलब होता है पानी का बर्फ में बदलना, पिघलन का मतलब होता है बर्फ से फिर से पानी बनना। शीतोष्ण प्रदेशों में जहां गर्मी सर्दी दोनों पड़ती है, ऐसे शीतोष्ण प्रदेशों में चट्टानों की दरारों में भरा पानी रात में अत्यधिक ठंड के कारण जम जाता है। जब पानी चट्टान की दरारों में जम जाता है तो इससे चट्टान या जल जो उसमें पानी से जब बर्फ बन गया पानी तो उसका आयतन बढ़ जाता है। जब जल का आयतन बढ़ता है तो चट्टान की दरारें ढीली होती हैं और चौड़ी होने लगती हैं। फिर सुबह होती है, सूर्य की तपिश से, सूर्य की गर्मी से वो जो पानी जम गया था दरारों में वो पिघलकर फिर से पानी बन जाता है। जब वो फिर से पानी बन जाता है तब क्या होता है, चट्टानें जो फैल गई थी वो सिकुड़ती हैं। तो फैलने और सिकुड़ने की बार बार की यह पुनरावृत्ति चट्टानों को विखंडित कर देती है और इससे चट्टानें टूट फूट जाती हैं। यानी ताप परिवर्तन और हिमकरण पिघलन। और मैं आपको बता दूं हिमकरण और पिघलन की प्रक्रिया पाला जनित होती है। पाला आप सुने होंगे, हमारे देश में भी पाला पड़ता है जो जाड़े के समय में होता है। तो इस पाला जनित प्रभाव से चट्टानों में हिमकरण और पिघलन की प्रक्रिया से ढीली पड़ती हैं चट्टानें और टूटकर बिखर जाती हैं। तो ये भौतिक अपक्षय का एक महत्वपूर्ण रूप था। अब हम चौथे की बात करते हैं जो है लवण अपक्षय। लवण मतलब समझते हैं नमक। जब चट्टानों में वर्षा का जल प्रवेश करता है तो चट्टानों का विघटन प्रारंभ हो जाता है। जल और मिट्टी का घोल इन दरारों में साथ साथ प्रवेश करता है। जब जल सूख जाता है तो बचे हुए पदार्थ नमक के रवे के रूप में वहां जम जाते हैं। शैलों में नमक के फैलाव का कारण तापीय क्रिया, जल योजन और क्रिस्टलीकरण होता है। कई ऐसे लवण होते हैं जिसमें आयतनिक फैलाव की प्रवृत्ति होती है और इस आयतनिक फैलाव के फलस्वरूप चट्टानों पर दबाव पड़ता है और चट्टानें टूटने लगती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा रासायनिक और भौतिक या यांत्रिक अपक्षय चट्टानों पर अपक्षय का एक महत्वपूर्ण कारक है। आइए अब हम अपक्षय के तीसरे प्रकार की बात करते हैं जो है जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय जो जीव जंतुओं, वनस्पतियों या मनुष्य के द्वारा संपन्न होता है। कुछ अंशों में ये भी चट्टानों पर अपक्षय की भूमिका निभाता है। तो हम पहले जानते हैं जीव जंतुओं द्वारा। जैविक अपक्षय के अंतर्गत जीव जंतुओं द्वारा चट्टानों का अपक्षय कैसे होता है। आप जानते हैं बहुत से ऐसे जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं जो कि बिल आदि बनाकर मिट्टी को खोद कर उसमें अपना आवास बनाते हैं।
जैसे लोमड़ी है, चूहा है, केचुआ है, दीमक है, चींटी है। तो ये जब अपने आवास के लिए जमीन को खोदते हैं, उसमें बिल बनाते हैं, तो चट्टानें इससे कमजोर होती हैं, उनमें विघटन होता है और वो टूट फूट जाते हैं। इसी प्रकार वनस्पतियों द्वारा भी थोड़े से पैमाने पर जैविक अपक्षय होता है। वनस्पतियां यानी पेड़ पौधे जो होते हैं वो जब गहराई तक अपनी जड़ों को फैलाते हैं तो मिट्टी का क्षरण होता है, मिट्टी का विघटन इस कारण भी होता है। और थोड़ा बहुत मनुष्य भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। मनुष्य अपने क्रियाकलाप से चट्टानों को कमजोर और विघटित करता रहता है। कृषि पशुपालन में वो अक्सर आपने देखा होगा कि मिट्टियों को तोड़ता फोड़ता रहता है। साथ ही साथ जो नहर बनाता है, सुरंगों का निर्माण करता है, खानों की खुदाई करता है, या वनों का जो जंगलों का विनाश करता है, ये सब मनुष्य द्वारा किया जाता है। इन कारणों से भी चट्टानें कमजोर होती हैं और उनका विघटन होता है, यानी उनका अपक्षय होता है। तो आज आपने अपने छठे अध्याय भू आकृतिक प्रक्रिया में अपक्षय जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि इन तीनों प्रक्रियाओं से, यानी तीनों प्रकार के अपक्षय से आप अच्छी तरह परिचित हो गए होंगे। रासायनिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगले आने वाले लेक्चर में हम इसी लेसन के अगले टॉपिक की बात करेंगे। धन्यवाद।